अब मुझे सारे लोग बताएं अगली चीज हम क्या करते हैं इसके फौरन बाद। सवाल कर लिया है, अगली चीज क्या करते हैं इसके फौरन बाद? क्या हाथ खड़ा करके बताएं। हाँ, समरी, रिवीजन। कब ये वाला लगाने हैं FVTPL और कब अमोर्टाइज कॉस्ट लगाना है, ये तो पता चले ना। कभी तो सवाल बता देगा अमोर्टाइज कॉस्ट लगाना है या FVTPL। अगर सवाल नहीं बताएगा तो हमें पता होना चाहिए कब कौन सा लगाना है। लगाना कैसे है देख लिया, लगाना कैसे है देख लिया। अब कब कौन सा औजार लगाने, उस पर भी पेज वही, अल्लाह का शुक्र है। कौन सा पेज चल रहा है हमारा, किसी को याद हो? पेज नंबर 620। अच्छा, इस चैप्टर की जो बेहतरीन रिवीजन होती है ना, वो होती है थ्रू MCQs। क्योंकि आपको पता है MCQs में छोटी छोटी बातें होंगी। कभी शेयर खरीद रहे होंगे, कभी डिवेंचर खरीद रहे होंगे, कभी लोन ले रहे होंगे, कभी पूछेगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या करना है। ओके, नहीं आज नहीं। अच्छा, मुझे ये बता दो अब हमारा ये जो आखिरी कॉन्सेप्ट चल रहा है ये क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी। वी इशूड को मुराकबे से उठा दें, वी इशूड डिवेंचर्स, वी इशूड लोन नोट्स, वी इशूड रिडीमेबल, वी रेज्ड, इट इज कॉल्ड एज अमोर्टाइज कॉस्ट इज। लोन आमतौर पे बिकते बहुत कम है, इसलिए डिफॉल्ट कैटेगरी अमोर्टाइज कॉस्ट है। अमोर्टाइज कॉस्ट का क्या मतलब होता है? डेट, इफेक्टिव रेट, कूपन रेट और बैलेंस। ये कौन सा मॉडल है? अमोर्टाइज कॉस्ट। और इधर टी अकाउंट बनता है। अगर लायबिलिटी ली ही ट्रेडिंग के लिए हो, दुनिया में लोग लायबिलिटीज बेचने के लिए लेते हैं क्योंकि उनको पता है लायबिलिटीज में फर्क पड़ता है, पर लायबिलिटीज की होती होगी कहीं ट्रेडिंग दुनिया में। तो अगर किसी ने लायबिलिटी ली ही बेचने के लिए है, या ये अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव कर रहा है, कल इंशाल्लाह इसकी मैं उर्दू लिखवाऊंगा आपको कि अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव करने का क्या मतलब है। तो फिलहाल एक बात याद रख लें, अमोर्टाइज कॉस्ट कब लगाने? हमेशा। लेकिन अगर लायबिलिटी किस लिए है? बेचने के लिए। लायबिलिटीज लोग लेते हैं बेचने के लिए, तो FVTPL। ये एक बात इंशाल्लाह कल करेंगे, इफ इट रिड्यूसेस अकाउंटिंग मिसमैच। ओके, अब मोहतरम सवाल जो है आई कैप बना रहा है वो उसे समझ नहीं आ रही क्योंकि ये स्टैंडर्ड बहुत आसान है, तो वो सवाल को ले गया है टूवर्ड्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की तरफ सवालों को ले गया है और वो आपको बता देता है कि अकाउंटेंट ने ये एंट्री की है और फिर हमने सोचना होता है कि अब हम रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करें। तो अब हम ऐसा करते हैं कि एक सवाल मैं आपके सामने खोलने लगा हूं, आपने मुझे वो देख के बताना है कि मैंने, हमारा मेन सफ़ा कौन सा है जहां से जरा सवाल की कैटेगरी पता चला करेगी। मेन सफ़ा पेज 625। अगर मेरे सुबह सुबह जो सफ़ा खुलवाया था, अगर मैंने लोन दिया है तो इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, और अगर मैंने लोन लिया है इट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी, और अगर मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैंने शेयर खरीद लिए हैं, इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अब आप हजरात ने पास पेपर का क्वेश्चन 5 में मुझे ये पढ़ के बताना है कि ये क्या सिनेरियो चल रहा है। अच्छा, एक बात आपको याद है, अकाउंटेंट कभी कैश की एंट्री नहीं भूलता। होमवर्क कितने लोगों ने कर लिया था नोट्स डाउनलोड करके? भाई होमवर्क कर लिया करें खुदा के लिए, होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर बेस भी नहीं बनेगी आपकी। आपने कर लिया था होमवर्क? होमवर्क नोट्स में इसीलिए अपलोड हुआ होता है। 682। अब कल वाला होमवर्क भी करना पड़ेगा, आज वाला भी करना पड़ेगा। पेज 682, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिटरमिन्ड लिमिटेड, हौसला लिमिटेड, जज्बा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड शो द फॉलोइंग अमाउंट्स। एसेट्स आ रहे हैं इनके, लायबिलिटीज आ रही हैं और प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा है। ये भी हम नहीं कर सकते क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एक चीज होती है, वो हमने कंसोलिडेशन में पढ़नी है। एडजस्टमेंट नंबर 2, इसकी पहली 2 लाइनें मैं आपको नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अल्फाज आ रहे हैं जो कि अकाउंटेंट की गलती लग रहे हैं। इन अल्फाज से आपको क्या लग रहा है कि वो क्या बताना चाह रहा है? ये 2-3 लफ्ज पढ़े, वो क्या बताना चाह रहा है? रिकॉर्डेड एज एन एसेट एंड इज बीइंग अमोर्टाइज्ड एंड हैज बीन एक्रूड। इन अल्फाज से आपको क्या लग रहा है कि हमें जनरल एंट्रीज करने का तरीका बता रहा है कि इस तरह एंट्रीज करना, इतना आई कैप अच्छा कि हमें जनरल एंट्रीज करने का तरीका बता रहा है? या इन अल्फाज से आपको यह लग रहा है कि अकाउंटेंट ने कुछ किया है? अकाउंटेंट ने कुछ किया है। रिकॉर्डेड एज एन एसेट, बीइंग अमोर्टाइज्ड, हैज बीन एक्रूड। इस तरह की अंग्रेजी अगर कभी पेपर में आ जाए, इस तरह की अंग्रेजी किसी सवाल में नहीं आई। ये मैं 3 लफ्ज आपके सामने रखे हुए हैं, मैं कोई एक सवाल पढ़ता हूं, कोई एक सवाल। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन 4 में पढ़ता हूं, आई परचेज शेयर्स, आप ना खोलें, एट फेयर वैल्यू, वी इनकर ट्रांजैक्शन कॉस्ट,
वी कंसिडर दिस इन्वेस्टमेंट फॉर नॉट फॉर ट्रेडिंग। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ आई परचेज शेयर्स एंड कैपिटलाइज्ड इतने, आई इनकट ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड डेबिटेड दिस अमाउंट टू इट। इस तरह का कोई लफ्ज आ रहा है? नहीं आ रहा। पास पेपर का क्वेश्चन 1 पता कैसे चला करेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सवाल आया है, वो पहले मैं बता रहा हूं। ये एक बेसिक चीज है। जिप्सम परचेज डिवेंचर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतने, कूपन रेट इतने, दूसरा वाला रेट इतना, फेयर वैल्यू इतनी। इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन और सम एरर इज ऑल्सो बीइंग टोल्ड बाय हिम, सो द रिक्वायरमेंट इज सिंपल, प्रिपेयर। बताएं पता कहां से चला करेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सवाल आया? हैज बीन कैपिटलाइज्ड, was recorded, is amortized, has already been done, has been recorded, was capitalized, was net off। इस तरह के अगर लफ्ज आए तो what does it mean? इस तरह का एक सवाल हमने IAS 38 का किया था, IAS 38 का, जिस दिन पहली छुट्टी हुई थी किसकी वजह से पता नहीं, अच्छा जिस वजह से भी थी, अब हमारी तो छुट्टी हो गई थी ना। अच्छा जी, इसको मैं फारक कर रहा हूं, इसको फारक कर रहा हूं और मैं नॉर्मल तरीके से सवाल पढ़ता हूं। आप लोगों से मेरा यह सवाल होगा कि मैंने लोन लिया है या लोन दिया है। ऑन 1 जुलाई DL इशूड 6000 मुर्गियां, इशूड 6000 मुर्गियां। अच्छा, ऑफ ₹1000 ईच। मुर्गी के चमड़े पे क्या लिखा हुआ है? कितने की मैंने इशू की है? 950 की, तो 950 की, 950 की। मेच्योरिटी कितने साल बाद? 5 साल बाद। द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, देखते रहना भाइयों व्हाइट बोर्ड की तरफ खुदा के लिए। द ट्रांजैक्शन कॉस्ट इशू विद द इशू ऑफ डिवेंचर्स बॉन्ड्स इज 20 पर बॉन्ड। कूपन रेट इज 11% ऑन 30 सोन। द अप्रोक्सीमेट इफेक्टिव रेट इज, हो सकता है 13.0123 हो तो उसने अप्रोक्सीमेट का लफ्ज यूज कर दिया। अजीब सा रेट होता है ना इफेक्टिव, तो उसने 13% राउंड करके शायद लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेट का लफ्ज लिख दिया उसने। बॉन्ड्स आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट amortized cost। बॉन्ड्स किस पे रखने हैं? इज इट जस्ट इंफॉर्मेशन और दिस फिक्रा ऑल्सो टेल्स अबाउट एनी एरर? इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन। इससे पहले क्या बताई होगी? डिटरमिन द रिवाइज्ड एसेट्स, लायबिलिटीज एंड प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द रिक्वायर्ड करेक्शंस। यहां से भी हिंट हो गया कि ऊपर कोई गलती हुई है। गलती जाए भाड़ में, पहले मैं अकाउंटिंग तो कर लूं यार इसकी। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं, हम सवाल में सबसे पहले बात पकड़ा कहां करेंगे कि सवाल किस सफे से आया है? इशूड बॉन्ड्स, तो पेज नंबर 620, फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी। रॉयल फैन इशूड डिवेंचर्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी। मॉडल्स कौन कौन से हैं? हाँ, अच्छा पेड मैं वो वैसे पेज बता रहा हूं जो मेन हमारा पेज है। अब ये कौन सा पेज बना? इसमें क्या करना है जरा याद करा दें। लास्ट क्लास जो परसों ली थी, इशू प्राइस माइनस इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट, डेट विल अपीयर एट अमोर्टाइज, ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस इंटरेस्ट पेड, अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन विल बी मेड। अच्छा, अमोर्टाइज कॉस्ट वाले का मतलब क्या होता है? अमोर्टाइज कॉस्ट वाले का मतलब होता है डेट, इफेक्टिव रेट, बैलेंस। अच्छा, बता दें ये करने के बाद हम सवाल में पहली चीज बरकत के लिए क्या करते हैं? एक्सेलेंट, बताना शुरू करें। फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडेम्पशन नहीं है अवेलेबल, मैं क्या करूं? अब मैं बड़ा हो गया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी मैं लिखा करूंगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लिखवा दिया करें। खैर है, चलें जी। ये क्वेश्चन में इसका नाम हम दे सकते हैं वर्किंग नंबर 0 बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन। ये वर्किंग जरूरी है। कितनी मुर्गियां इशू की? उनके चमड़े पे क्या लिखा हुआ था? 6 मिलियन। चलें आगे चलें जी। इशू प्राइस 6000 ज़रब 5700, नॉट गिवन इन क्वेश्चन। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रुपीस। असल में तो 1,20,000 आ रहे ना, लेकिन वो 3 0 मैंने, तो 120। चलें जी शुरू करें।
डस्टर। सवाल के अंदर आप ऐसा कीजिएगा, 3-4 लाइनें ना पहले छोड़ दें, मुझे थोड़ा मौका दो, मैं जरा देख लूं, अगले सेशन में भी मिटाने आगे। तो वैसे ही बच्चे जो आ रहे हैं आने वाले दिनों में, वो तो जब आपका बच्चा इधर क्लास में पता नहीं हम तो जब पढ़ेगा वो आप ही की तरह अदब वाला होगा माशाल्लाह, बोले इंशाल्लाह। वैसे आने वाली नस्लों से आपको क्या उम्मीद पे दुनिया कायम है तो गलत लफ्ज़ है भाई, अल्लाह के हुक्म से दुनिया कायम है, ऐसे फिक्र तो ना बोला करो। उम्मीद पे दुनिया कायम है तो बहुत से लफ्ज़ गलत चल चुके हैं हमारे, सही कौन कौन से लफ्ज़ गलत चलाए हुए हैं। अल्लाह हुकूकुल्लाह माफ़ कर देगा, हालांकि कुरान में आता है कि नमाज पढ़ने वाले दोज़ख में जाएंगे, जन्नत वाले उनसे पूछेंगे तुम कैसे चले गए, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो ये तो अल्लाह का हक है। कर देगा लफ्ज़ तो नहीं होता, करने पे आए तो कौन पूछने वाला है। कर देगा अपने से लोगों ने लफ्ज़ बनाया हुआ है, अल्लाह अपने हुकूक माफ़ कर देगा। अच्छा जी चलें जी स्टार्ट करें। डेट बोले बोले आगे, इफेक्टिव रेट, कूपन रेट और बैलेंस। वर्किंग नंबर 1 लाइन है या 4-5 छोड़ दो। वर्किंग 1, डेट एट द रेट ऑफ 13%, कूपन रेट एट ऑन 6000। आप थोड़ा सा जरा समझ आ रहे हैं ये स्टैंडर्ड, बस आखिरी दिन बरकत के लिए आ जाना चाहिए समझ। ऑन 6000 मजा सबसे ज्यादा एमसीक्यू उसका आता है, 15-16 सवालों के छोटे 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 पता चला करेगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर है या लोन है, और इंशाल्लाह वो हो जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और जी बैलेंस, डेट बताएं जी, 1 जुलाई 2021। कोई बच्चा मुझे बताए स्टार्टिंग पॉइंट क्या था लास्ट वाली क्लास में। इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है जी। इशू प्राइस 5700, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 120। कितना लोन लिया, वैसे मुंह खोल के मांगा कितना था 6000, लेकिन हमारा मुंह देख के अगले ने दिया कितना 5700, तो बेहतर था कि मास्क पहन के जाते। अच्छा ट्रांजैक्शन कॉस्ट 120, 5580। अच्छा जी 30 जून 22। रशीदा ने बेगम लेके आप नहीं जा रशीद ओ चपेड़ ईयर एंड क्या है दिसंबर 31। लेकिन प्लीज लोन ईयर एंड जो सॉरी हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड जो मर्जी हो, जो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल्स जितने बनते थे लीज में, वो लीज के ईयर एंड के एतबार से बनते थे। तो अब मुझे बता दें लोन का ईयर एंड कितने कितने साल बाद है। इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली ऑन, तो बता दें लोन ईयर एंड साल बाद चल रहा है या 6-6 महीने बाद। तो लोन का ईयर एंड ले, कोई मसला नहीं, बाद में तोड़ना तो आता है, हमें इस तरह उंगली रख के 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। चलें जी 30 जून 22, 5580 इंटू 13%। अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन हमेशा लोन के ईयर एंड के एतबार से होती है या हमारे अकाउंटिंग ईयर एंड के एतबार से? लोन के ईयर एंड के एतबार से 660। हाँ बस 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 नो नीड। अच्छा अब मोहतरम एंट्रीज, बेहतर है वैसे आज मैं आपको दोनों एंट्रीज रिवाइज करा दूं, लेकिन पेपर में नेट करके भी करनी है, नेट करके कर लीजिएगा, ये दोनों एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। कैश डेबिट लोन क्रेडिट 5700, लोन डेबिट कैश क्रेडिट 120। दोबारा बोलें, कैश डेबिट लोन क्रेडिट 5700, मैंने मांगा 6000 मिला मुझे 5700। कैश डेबिट लोन क्रेडिट 5700, मेरे ब्रोकर ने फौरन कहा मजे लगे हुए 5700 का लोन मैंने लेके दिया है, चपेड़ पैसे दे। तो मैंने फिर एंट्री ना, एक्सपेंस नहीं, एफटीपीएल मॉडल नहीं है, लोन डेबिट, यही तो एंट्रीज की थी। और वो जो चक्कर शक्कर है ना इसके वाला ट्रांजैक्शन कास्ट, वो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह इफेक्टिव रेट के जरिए को पीएनएल सीएनएल में चली जाएगी, इसलिए वो वाली टेंशन ना लें आप। दो एंट्रीज बता दें, लेकिन मैं एक करूंगा, दो एंट्रीज बता दें, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट, लेकिन एफटीपीएल मॉडल में भी मैंने क्या बताई थी, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ये आप ओरिजिनल एंट्रीज लिखवाने लगे हैं या मुझे रॉन्ग एंट्रीज? ओरिजिनल एंट्रीज। डेट भी बता दें, डेट भी साथ साथ, 1 जुलाई 21। बोलें जी, फाइनेंशियल लायबिलिटी कितने से
5580। आप चुरी चलाएं। इंटरेस्ट कोई सोच के बता दे ये कितने अरसे का है? साल का। मैंने इसमें से सिर्फ कितना बुक करना है? 6 महीने का। अगर ये साल का है तो 6 महीने का कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट, एक्सपेंस, डेबिट और लोन की तो ये इंटरेस्ट की तो ये एंट्री पड़ी है। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट कितने से? बोले 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 बोले। ये इंटरेस्ट कितने अरसे का है? पूरे साल का। मल्टीप्लाइड बाय 3। डन। अगले साल की एंट्री करूं 660 की और बकाया जो इंटरेस्ट बचा है, या फिर हमारे साल का सवाल है सिर्फ? मुझे ये लग रहा है कि एंट्रीज मुकम्मल हो गई हैं। तुम्हें लगे? मुझे भी लगे एंट्रीज मुकम्मल हो गई हैं। एक एंट्री सुन ले मेरे से, अब वो मेरे से सुन ले। एक एंट्री होगी अब 30 जून 22 को, इंटरेस्ट, एक्सपेंस, डेबिट, लोन, क्रेडिट दोबारा से 363 कर लें या 362 कर लें वो सेट करने के लिए। और अगले साल 30 जून को एक और एंट्री होगी, लोन, डेबिट, कैश, क्रेडिट। तो वो एंट्रीज क्यों नहीं मैं कर रहा? 6 महीने का इंटरेस्ट बुक भी अगले साल होने और पूरे 12 महीने का पे भी अगले साल होने। सो दैट इज ऑल अबाउट ओरिजिनल एंट्रीज। नोट कर लो। वो पे करने की क्यों नहीं एंट्री की? अगले साल पे होने। बबलू पहली रो में रेड शर्ट कितने दिनों बाद आया? आज 5 दिनों बाद कंसोलिडेशन के लिए आया होगा। रेड शर्ट तीसरी रो, बॉल पॉइंट निकाले मुंह से, ये शुरू करें। शुक्रिया। अगले 6 महीने का बिजली का बिल हमारे साल क्यों नहीं बुक किया भाई? पूछ रहे हैं, जरा बताएं। अगले 6 महीने, अगले 6-7 साल का बिजली का बिल हम 31 दिसंबर को क्यों नहीं बुक करके जाते? तो मुझे बताएं, यह है 31 दिसंबर, मैंने लोन लिया है हमारे सवाल में 1 जुलाई 21 को। यहां पे खड़े होके पेबल किसका बुक हो सकता है? पास्ट का या फ्यूचर का? तो लाइबिलिटी में शर्त है पास्ट इवेंट होना चाहिए। लोन कितने से इस्तेमाल कर लिया है? 6 महीने। बाकी 6 महीने का इंटरेस्ट का P&L में डालेंगे जब कभी होगा। ओके पे अच्छे भाई, डन जी। अब भाईजान आप सारे 14 तबक रोशन कर लें। एक बेसिक रूल बता दें, अकाउंटेंट कैश की एंट्री नहीं भूलता। बोलें, अकाउंटेंट कैश की एंट्री, या तो अकाउंटेंट ने 5580 की एंट्री की होगी कैश डेबिट करके, या अगर अकाउंटेंट थोड़ा सा हुआ तो हो सकता है दोनों की अलग अलग कर दी हो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खैर है। कैश डेबिट लोन क्रेडिट कर दे 5700 से और लोन डेबिट कैश क्रेडिट कर दे 120 से, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेट एंट्री भी कर सकता है और दोनों की, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन दोनों फिगर्स की एंट्री अकाउंटेंट भूल नहीं सकता। पहली फिगर की एंट्री कैश डेबिट लोन क्रेडिट 5700 और दूसरी फिगर की एंट्री लोन डेबिट कैश क्रेडिट। निहायत फारग, निहायत अजीब, निहायत बोंगा, निहायत जो है वो क्लासों में अटेंटिव ना रहने वाला अकाउंटेंट निकला। ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाज रिकॉर्डेड एज एसेट। Transaction cost was recorded at asset. Transaction cost was recorded as asset and as a amortized over 5 years. And is amortized over रॉन्ग एंट्री के साथ आपने बिल्कुल बच्चों की तरह चलना है। जो वो कहता जा रहा है दिमाग इस्तेमाल किए बगैर करते रहना है, IFRS 9 का नॉलेज फेंक कर जो वो कहते करते रहे बस। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन बॉन्ड्स वाज रिकॉर्डेड एज एन
IFRS 9 का नॉलेज फेंके, एसेट डेबिट एंड इज अमोर्टाइज्ड ओवर 5 years। अमोर्टाइजेशन 5 साल पे चार्ज करनी है तो हमारे साल तो 6 महीने की होगी ना, ये तो नहीं कहना कि अब पूरे साल की या 5 साल की कर ली होगी। 120 इंटू 6/12 अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस लिख दो, जो मर्जी वो आपकी मर्जी है। एक्सपेंस डेबिट 12। अच्छा यार, अब उसने इस वाले की कैश की एंट्री कर लिया, आगे सवाल मैं नहीं पढ़ा, इसकी उसने एंट्री नहीं बताई मुझे, इसकी उसने एंट्री नहीं बताई, बता दें। एक तो यह है कि मैं ज्यूम करूं सवाल ने नहीं बताई तो अकाउंटेंट ने की नहीं। देखिए हमारी पहली एंट्री किन दो हिस्सों को तोड़ के बनी, इशू प्राइस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को नेट करके हमने बनाई थी पहली एंट्री। उसमें से उसने किसकी एंट्रीज बोंगी वाली कर ली, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की। पीछे क्या रह गया। अब 5700 पे मेरा आपसे ये सवाल है, आगे ना पढ़े, सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं घर से पढ़ गया हूं, सवाल में आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं क्या एज्यूम करूं, 5700 की एंट्री वो भूल गया है या 5700 की एंट्री उसने सही कर दी है। कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूल नहीं सकता, 5700 की एंट्री करा दें। सर आपको कैसे पता चला उसने 120 की अलग की है, सवाल बता रहे हैं। तो पीछे क्या बच गया, कैश हमेशा आपने टैली कराना है ओरिजिनल और रॉन्ग में। कैश क्रेडिट हो गया 120 से, कैश को डेबिट कराएं कितने से, 50। सर डेट्स आगे पीछे हो रही हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रॉन्ग एंट्री है, जो मर्जी करूं मैं। कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, अमाउंट 5700। क्यों कैश की एंट्री भूल नहीं सकता। फर्दर ओ भाईजान अटेंटिव हो जाएं, बच्चों की तरह चलना है, अक्ल लगाएंगे मारे जाएंगे, बिल्कुल जो अल्फाज लिखे होंगे उन पे चलेंगे, मजे होंगे। इधर देखें। अच्छा भाई मैं ये कह रहा था 1 by 1 हाथ खड़ा करें, पूछे जी। उसने सही की होगी। अच्छा यार ये रॉन्ग एंट्रीज नहीं होती, आपकी बात बिल्कुल सही है, माजरत, ये होती है एंट्री बाय अकाउंटेंट। सॉरी, अब क्लियर हो गया आपको अपना सवाल। ये होती है एंट्री बाय अकाउंटेंट, इन दोनों को कंपेयर करके हमने रेक्टिफाइंग बनानी होती है। अकाउंटेंट ने क्या किया है, हमने जाके सवाल से पूछा। अच्छा एक चीज सवाल बताए ना, बताइए अकाउंटेंट ने करनी है, कैश की एंट्री सही करनी है। हमने सवाल से जाके पूछा यार अकाउंटेंट 1 by 1 अकाउंटेंट ने क्या किया है, कहता है वो जो 120 था ना, हमने कहा हाँ, कहते हैं वो एसेट में डाल दिया है, डाल दो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। इसका मतलब ये वाला कैश उसने एसेट में डाल दिया। पीछे पहली एंट्री वाला कैश बचा कितना, 5700। द 120 वॉज रिकॉर्डेड एज एसेट, यही मतलब है ना, एंड 120 इज अमोर्टाइज्ड ओवर, ये भी उसने कर दिया। दूसरा, पहली एंट्री मेरी उधर ही फंसी हुई है, मैंने कैश ओवरऑल 5580 से डेबिट करना है, लेकिन उसने कितने से क्रेडिट कर दिया है, बाकी 5700 के बारे में आगे सवाल में कुछ बता नहीं रहा। अब क्या मतलब होगा कि कैश उसने रिकॉर्ड किया या भूल गया। अगर रिकॉर्ड किया तो दूसरा अकाउंट कौन सा यूज किया होगा, सही या गलत, गलत होता तो सवाल बताता। अब पूछो कोई तब सवाल। फिर इधर वाली भी उसका इंपैक्ट काटना पड़ेगा, फिर वर्सेस वाली कैलकुलेशन कैसे करोगे। असल में करना तो ये होता है ना कि ओरिजिनल और रॉन्ग लिखनी होती है, रॉन्ग नहीं होती है असल में, वो पास बाय अकाउंटेंट होती है, फिर ही उससे रेक्टिफाइंग निकलेगी। क्या तो गलत वाले मुझे पोस्ट तो करने दो, गलत से मुराद गलत नहीं होती। अब गलत का लफ्ज़ से डिक्शनरी से निकाल दो, गलत का कोई लफ्ज़ नहीं है। सही एंट्री और जो एंट्री किसने की है, ये गलत का लफ्ज़ एक बस गलत तो लाम चला रहा है, गलत नहीं है ये एंट्री। इसमें ये दोनों गलत एंट्रीज हैं, ये वाली सही है। ये करेंगे तो आगे गलती सही करेंगे। आगे तो कुतुब ये तो बेसिक एक चीज है, मैं कोई और सवाल कर बाकी भी आपको रिवाइज करा दूंगा। जो एंट्री अकाउंटेंट ने सही की है, जो एक डिफरेंट अजीब सा सवाल पूछ रहा है, मैं एक मिनट जरा इधर देखें। एक एसेट मैंने लिया, इधर देखो कुतुब, एक एसेट मैंने लिया 10 रुपए का, डेप्रिशिएट किया 1 रुपए। सवाल में एक लाइन लिखी हुई थी, अकाउंटेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड द एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ये नहीं की। कैश की एंट्री वो भूला नहीं होगा, कुतुब कह रहा है ये कर ही ना, नहीं मैं करूंगा, मैं अकाउंटेंट वाली करूंगा। अब मैं बनाऊंगा रेक्टिफाइंग। पहली एंट्री होनी चाहिए थी, कर दी, क्या करें। अगर कुतुब के कहने पे चलूं तो फिर तो मैं ये वाली इधर लाके करनी पड़ेगी, मुझे अकाउंटेंट की एंट्री लिखनी पड़ेगी, वरना बोंगी बच जाएगी कोई। दूसरी एंट्री उसने क्या करनी थी, क्या कर दी,
तो कर दें। हाथ खड़ा कर दें, बात क्लियर होगी। एसेट खरीदने की एंट्रीज और डेप्रिशिएट करने की एंट्रीज ये होती हैं। सवाल में लिखा था अकाउंटेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन। कैश के बारे में सवाल खामोश था, क्या किया होगा? करनी पड़ेगी, आपको शो करनी पड़ेगी यहां। अब इन दोनों को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारें। पीपी डेबिट होना चाहिए था 10 से, हो गया, क्या करें? कैश क्रेडिट होना चाहिए था 10 से, हो गया, क्या करें? अब डेप्रिसिएशन वाली एंट्री नहीं की थी, वो कर दें। क्लियर? तो प्लीज अकाउंटेंट ने जो सही एंट्री की है वो भी यहां करेंगे। अब जी इंटरेस्ट रह गया पीछे। मैंने क्या लकीर के फकीर बनिएगा, अकल ना लगाइएगा, बिल्कुल लकीर के फकीर। उसी तरह हाफ ऑफ इंटरेस्ट, कितना जी? आधा इंटरेस्ट। शुक्र है अकाउंटेंट अकलमंद है, क्योंकि 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट उसके जहन में है। मुझे तो इतना सब पढ़ के पता लग रहा है। हाफ ऑफ इंटरेस्ट पेड वाले को अदा कर लिया है। टू बी पेड वाला, ओए पेड वाला तो ये होता है, पेड वाला। सर हमें कैसे ये पता चलेगा? पेड पढ़ के नहीं सर, फिर भी यानी हमारे पेपर में भी पेड लिखा होगा जिस तरह इनके पेपर में लिखा हुआ था। जी बिल्कुल नहीं सर, हमें तो शायद लग रहा है उसने इफेक्टिव वाला किया हो, क्योंकि हम भी ओरिजिनली भाईजान आप अकल लगा रहे हैं, आप IFRS 9 को फॉलो कर रहे हैं कि उसने इफेक्टिव वाले को अदा किया है। सवाल बताएगा किस वाले को अदा किया है या IFRS 9 बताएगा? सवाल बताएगा। आधा इंटरेस्ट भी पेड वाला हैज बीन रिकॉर्डेड, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं जो मैंने पे करना था उसका आधा मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। क्या रिकॉर्ड किया होगा उसने? पास्ट बाय अकाउंटेंट क्या रिकॉर्ड किया होगा? क्या रिकॉर्ड किया होगा? हैज बीन पेड नहीं, पेड तो नहीं किया, पेड वाले का आधा एक्रू किया है। एक्रू करने का मतलब होता है रिकॉर्ड किया है, तो उसने रिकॉर्ड कर लिया। नहीं इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट नहीं, अकाउंट तो आप चेंज ना करें ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। किस 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 फिगर पर? 660 इंटू 6/12 330। अब ये ना कहिएगा कि सर उसने ये वाला भी किया होगा और ये वाला भी इंटरेस्ट किया होगा, ये तो भोंगी सी बात होगी। एक ही इंटरेस्ट उसने रिकॉर्ड किया होगा ना। कौन सा वाला करना चाहिए था? इफेक्टिव रेट वाला। किया कौन सा इंटरेस्ट? आधा बुक, आधा इंटरेस्ट टू बी पेड वाला ऑन 30 जून 22। बात ही कोई नहीं रहेगी पीछे। व्हाट इज टू बी पेड ऑन 30 जून 22? 660। पे कौन सा होता है? आप काफी दिनों से क्लासें ले रहे हैं। पे कौन सा होता है? कूपन वाला। और P&L में कौन सा जाता है? आधा इंटरेस्ट टू बी पेड हैज बीन एक्रूड। तो भाई अब बात पता है क्या बनी? वाइल रीडिंग आउट द एरर पढ़ते हुए अक्ल नहीं लगानी। जो सवाल जैसे कह रहे वैसे कर दे। आखिरी दफा पढ़ के मुझे बता दें। 120 वॉज रिकॉर्डेड एज एन, जाएं करें रिकॉर्ड। 120 वॉज रिकॉर्डेड एज एन एसेट एंड इज बीइंग अमोर्टाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ, करें अमोर्टाइज। IAS 38 टाइप की चीज समझ लें। एंड इज बीइंग अमोर्टाइज्ड ओवर 5 years। ये करने के बाद हम खटके एकदम, हमने कहा 120 की एंट्री इसने हमें करवा दी है, किसकी रह गई? इंटरेस्ट। सारी बात है, कुछ ना कुछ उसने किया होगा। एक लाइन और आ सकती थी पेपर में, फर्दर नो इंटरेस्ट हैज बीन एक्रूड। फिर क्या करते? फर्दर नो इंटरेस्ट हैज बीन एक्रूड बिकॉज नथिंग वाज पेड। भूल गया, फिर यहां कुछ भी ना करते। आप बताएं जी, आखिरी लाइन उसने क्या लिखी हुई है? हाफ ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड वाला हैज बीन। अब बताएं ये जो हमारी डिस्कशन हुई है ये इस स्टैंडर्ड के लिए है या पूरी किताब के लिए? पूरी किताब के लिए। जो हो गया था वो ये है, जो होना चाहिए था वो डिटरमिन रिवाइज अमाउंट्स ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द रिक्वायर्ड करेक्शंस। चलें जी, यहां तक नोट करें और मुझे बता दें सवाल में गलत फिगर्स कितनी हैं अनएडजस्टेड। सवाल में ऊपर कहीं दी हुई है, वो मैं बाद में आपसे पूछता हूं। ये सवाल का फेस बना रहा हूं मोबाइल वाले भाई, ये सवाल का मैं फेस बनाने लगा हूं। कुछ सर पैर समझ आया बातों का? थोड़ी सी रिवीजन चाहिए होगी इसकी, मैं मानता हूं। कोई सवाल और करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें जरा फिक्रे देख के मैं आपसे पूछूंगा, बताएं आपको गलती क्या लग रही है। अनएडजस्टेड फिगर्स मुझे बता दें सवाल में कितनी। जब तक ये करेक्शन नहीं हुई थी तो हमारे एसेट्स कितने थे? 43,500 के एसेट्स। जब तक ये एडजस्टमेंट्स नहीं हुई थी हमारे लाइबिलिटीज कितनी थी? 12,300। ये शुक्र ₹1000 में ही है। जब तक ये एडजस्टमेंट्स नहीं हुई थी हमारे प्रॉफिट कितने थे?
4573। बच्चों वाला काम होने लगे, अटेंटिव रहिएगा, दिल दिमाग सब खोल के। कैश डेबिट होना चाहिए था। रुक जाएं आप जरा, इस सवाल में दो टेक्निक सीखनी है। एक टेक्निक नंबर 1, क्या एंट्री अकाउंटेंट ने की है। यह सवाल बच्चों की तरह उंगली पकड़ के बताया करेगा क्या एंट्री अकाउंटेंट ने किया है। दूसरी टेक्निक, इन एंट्रीज के आगे रेक्टिफाइंग एंट्री मैं नहीं कर रहा, आज किसी दिन करा दूंगा, मैं सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री को डायरेक्ट पोस्ट करवा रहा हूं। इंशाल्लाह ये वाली टेक्निक सीख लेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री भी उसी तरह हो जाती है। अच्छा, 1 बाय 1 चलें, एक एक चीज पकड़ के। कैश डेबिट होना चाहिए था 5580 से, वर्सेस डेबिट हो भी गया 5580 से, हो गया। लेड पेंसिल पकड़कर पेपर में काटना चाहें तो काट सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। और कैश कभी भी रेक्टिफाइंग एंट्री में जिंदगी में नहीं लेके जाना। अगर लेके जा रहे होंगे आप तो कोई ना कोई आपने इधर गड़बड़ की होगी, कैश कभी जा ही नहीं सकता। कैश एक एसेट है, कैश एक एसेट है। एसेट कितने पे रिकॉर्ड होना चाहिए था, रिकॉर्ड कितने पे हुआ, डन। एक एक चीज पकड़ के शुरू करें। एफएल, एफएल क्रेडिट 5580 प्लस 60 प्लस 363। बच्चों वाला काम कर रहा हूं, इंट्रो की क्लास से किसी बच्चे को बुला लें, वो कहेगा सेल क्रेडिट तो दोनों को जमा कर लें, लाइबिलिटी क्रेडिट दोनों को जमा कर लें। लाइबिलिटीज में बताएं कितना क्रेडिट पड़ना चाहिए था, 59। लाइबिलिटीज में देखें कितना क्रेडिट पड़ा, क्रेडिट, बच्चों वाली स्किल है, थोड़ा सा फोकस रखें। कितना क्रेडिट पड़ा, 5700 प्लस 330, दोनों क्रेडिट है। जरा बता दें लाइबिलिटीज कितने से बढ़नी चाहिए थी, नहीं, बढ़नी चाहिए थी 5943। लाइबिलिटीज कितने से बढ़ी, अब क्या करें जरा सोचें। लाइबिलिटीज को 87 से कम कर दें। डन। बताइए है कि नहीं बच्चों वाली चीज, बिल्कुल बच्चों वाली चीज। एफएल में जाना था 5943, एफएल में चला गया 6030, कितना कम कर दें, इसको इधर लाने ना, लाइबिलिटी कम। ओके नेक्स्ट, हिम्मत, हौसला, जज्बा। खर्चा 363, मैं P&L लिख लेता हूं, डायरेक्ट P&L लिख लेता हूं। खर्चा 363 वर्सेस इसको काट दें, यूज कर लिया, लेके उधर। खर्चा जिस मर्जी नाम से ला ले, P&L का आइटम है। खर्चा 12, खर्चा इसको काट लेते हैं लाइबिलिटीज। खर्चा 12, खर्चा 330, खर्चा 12, खर्चा 342। खर्चा कितना है रियली मेरा, एग्जैक्टली मेरा कितना खर्चा है, 363। मैंने रिकॉर्ड कितना किया, कुछ सोचें आप खर्चे को क्या करना है। खर्चे को 342 से 363 पर ले जाएं। कोई लफ्ज बोलें, खर्चा बढ़ने से प्रॉफिट कितने से, 21 से। एंड इसको काट दें, जिस इस फिगर को यूज करें उसे काट दें। एसेट नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी, पता नहीं इन्होंने क्यों बनाई हुई है।
थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इधर, एसेट। सर ये जीरो कहां से लाया आप? जीरो। एसेट कितना रिकॉर्ड होना चाहिए था? हमने 120 माइनस 12, 108 से एसेट को डेबिट मारा हुआ है। फील हो रहा है डेबिट मारा हुआ है? बताएं जी, एसेट को कितने से डेबिट मारा हुआ है? 120 माइनस 12। एसेट को कितने से डेबिट करना चाहिए था? कितने से कर दिया? क्या करें? नहीं करना चाहिए था डेबिट, कर दिया। कम कर दें एसेट को, कितने से? 108। और पेपर में यहां लिखाएंगे एडजस्टमेंट नंबर 2। 1 तो हमने छोड़ दिया, अभी मैंने कहा था हम कर नहीं सकते, वो कंसोलिडेशन के बाद करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 2, ये वर्किंग कहीं फुट नोट में आपको शायद करनी पड़े, थोड़ा सा उसे बताना पड़ेगा ये फिगर्स कैसे आई। बेशक वर्सेस लेके कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं। रेक्टिफाइंग एंट्री में कर देता हूं, वो तो आप देखना चुटकी बजा के निकलनी है। रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री में भी ये सारा ही सोचना पड़ना था, करके देख लेना। रेक्टिफाइंग एंट्री में भी ये सारा सोचना पड़ना था। कितनों को ये टेक्निक आसान लगी है? जरा ओरिजिनल रॉन्ग को कंपेयर करके रेक्टिफाइंग बनाना, बस। ये एक छोटा सा सवाल देखें मिसाल के तौर पे। डेटा डेबिट सेल क्रेडिट 10 से और डेटा डेबिट सेल क्रेडिट 11 से। ये एंट्री आप लोग करते थे इंट्रो में। क्या करें? डेटर वर्सेस डेटर, 10 से डेबिट होना चाहिए था, 11 से डेबिट हो गया। डेटर क्रेडिट, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था 10 से, प्रॉफिट बढ़ गया 11 से, प्रॉफिट को 1 से। इस तरह की एंट्रीज हैं बस। अच्छा जी, रेक्टिफाइंग एंट्री कुछ लोग कह रहे हैं करा दें। नहीं 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 यार, ये देखो ना, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है? एसेट क्रेडिट ये करनी थी, ये तो सारा मैसी कर लेते। लायबिलिटी डेबिट और खर्चा डेबिट, ये एंट्री है। एंट्री बताएं क्या, जल्दी जल्दी बोले। एसेट, लायबिलिटी और खर्चा डेबिट, ये डबल एंट्री है रेक्टिफाइंग। उसने रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं मांगी, उसने बताया क्या मांगा है कि मेरे बिजनेस के एसेट्स, प्रॉफिट्स और लायबिलिटीज गलत हैं, उनको जान मार के क्या कर दो, सही कर दो। भाई अगर ये एंट्री का डेबिट क्रेडिट आपका टैली नहीं कर रहा तो आप लोगों ने ये दोनों में कोई गलती की है। चलें छोड़ें, वो तो पेपर में तो आपको पता है कुछ टैली करती होती हैं चीजें, नहीं करती, नो प्रॉब्लम। So that was what I say and what I think is new for you, but it was not new. Let me show you one thing. I am here to show you and explain you what has happened. एक दिन आप घरों में बैठे हुए थे और मैं कॉलेज में था, आप आना भी चाह रहे थे लेकिन सड़क पे निकल के फिर अंदर चले जाते थे। तो उस दिन हमने एक क्लास में सवाल किया था, वो फिक्रा जरा मैं पढ़ने लगा हूं। ये लिखा हुआ है, इनटेंजिबल बनाने पे ये सारा खर्चा हुआ था। ये वॉल्यूम 2 में सवाल आपको मिल जाएगा। इनटेंजिबल बनाने पे ये सारा खर्चा हुआ था एंड हैव बीन रिसर्च डेवलपमेंट सब उसने कैपिटलाइज कर दी थी एंड नो अमोर्टाइजेशन हैज बीन चार्ज। ये लाइनें क्या शो करती हैं कि सवाल में गलती है, गलता है, गलता है, बोलें गलता है।
तो गलता को हमने सही किया। एक बेसिक चीज याद रखिएगा, कौन सी एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता? कैश की एंट्री। अब कल वाला होमवर्क भी करके आने, आज वाला होमवर्क इंशाल्लाह मैं कर दूंगा अपलोड असर तक। आज कौन सा करना है, कोई का दुका सवाल। कल वॉल्यूम 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, मादरत। 1-2 दिन आप लोगों को थोड़ा सा जरा हिम्मत करनी पड़ेगी, फिर इंशाल्लाह। हाइब्रिड वाले साथ वाले के सर पे हाथ रखें। भाईजान आप बंद कर दें।